हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम यूनिट 4 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू AQTU MCA सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मोटे मोटे हमारे पास यहाँ पे दो ही टॉपिक है, ठीक है। एक ब्लॉकचेन और दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो हम पहले मेजरली देख लेते हैं अपना ब्लॉकचेन, उसके बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो देखो, ये डेफिनेशन है, ये मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन इज अ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग लेजर। लेजर यानी कि एक बही खाता दैट कीप्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड उसके अंदर स्टोर रहता है परमानेंटली, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन अ सिक्योर, क्रोनोलॉजिकल एंड इम्यूटेबल वे। ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनका मीनिंग अभी देखेंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर द सिक्योर ट्रांसफर ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा विदाउट रिक्वायरिंग अ थर्ड पार्टी इंटरमीडिएरी सच एज बैंक और गवर्नमेंट। ब्लॉकचेन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल बट इट कुड नॉट बी रन विदाउट द इंटरनेट। ओके, तो देखो ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन आप ये मानो कि ये कह रहा है कि ब्लॉक और चेन, तो ये मेरे पास ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। और अगर मैं इन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करता चला जाता हूँ तो मेरे पास क्या बन रही है, चेन। तो ब्लॉक और चेन, ये आ गया मेरे पास ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन को अगर सबसे आसान शब्दों में समझाऊं तो आप इसको ऐसा समझो कि ये हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होगा किसी तरीके का, ठीक है। ये एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हो कि ब्लॉकचेन हमारा एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको एज अ लेजर हम यूज करते हैं। लेजर यानी कि बही खाता, जिसमें हम परमानेंटली रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने सारे ट्रांजेक्शन कह लो या डेटा कह लो। अगर आप पैसों की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कितने पैसे किसको भेजे, कब भेजे और किसने भेजे, ये ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगा। तो ये डेटा होगा उस ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड। सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का यूज करता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कुछ भी नहीं है। क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, या फिर कह लो एनकोडिंग और डिकोडिंग है, ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा है जो ब्लॉक्स के अंदर स्टोर्ड है वो सिक्योर है। क्रोनोलॉजिकल यानी कि जिस टाइम में क्या बोलते हैं उसको, इवेंट जो भी था अकर होने का, ठीक है, उन इवेंट्स की फॉर्म में कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ उसके बाद ये हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे जैसे इवेंट्स हमारे अकर होते गए उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हमारा ब्लॉकचेन के अंदर डेटा स्टोर होता है। और इम्यूटेबल वे, इम्यूटेबल यानी कि आप पीछे जाके किसी डेटा को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, कि एक बार जो चीज़ स्टोर हो गई वो हो गई, ठीक है। ये जो है बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं ब्लॉकचेन के। ओके, और यही इसके बेनिफिट्स इसको इतना क्या है, क्या बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। अब देखो ब्लॉकचेन में होता क्या है कि ये मेरा सबसे पहला ब्लॉक है और इसको हम बोलेंगे जेनेसिस ब्लॉक। और इसको ऐसा क्यों बोलेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो आपके ब्लॉक के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो डेटा होता है, जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है, इसका हैश, ठीक है। हैश एक तरीके से आप कह सकते हो इस ब्लॉक की यूनिक आईडी होती है, ठीक है। कोई भी हैश जो है वो दो ब्लॉक्स का सेम कभी नहीं होगा। और एक होता है इसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश, प्रीवियस ब्लॉक का हैश, ठीक है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि ये पहला ब्लॉक है। तो यहाँ पे इसको कह सकते हो प्रीवियस ब्लॉक का हैश इसमें 0 होगा। ओके, और अगला जो है ये मेरा अगला ब्लॉक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मानो यहाँ पे इसका डेटा स्टोर होगा जो भी है 1 2 3 4, ओके। और इसके अंदर इसका हैश होगा जो क्या होगा ABCD एग्जाम्पल। और प्रीवियस ब्लॉक का हैश 0 0 था, ठीक है। प्रीवियस इसके अंदर प्रीवियस कोई था नहीं, ये जेनेसिस ब्लॉक था तो इसका 0 0 था। लेकिन इसका हैश मान लो है 5 4 3 2, तो ये वाले ब्लॉक जो है मेरा अगला ब्लॉक 5 4 3 2 स्टोर करेगा, यानी कि प्रीवियस वाले जो ब्लॉक का हैश था वो। इसी तरीके से ये चेन बनती चली जाती है। इसके अंदर हमारे पास डेटा होता है, उस ब्लॉक का हैश होता है और उसके जो प्रीवियस ब्लॉक होता है उसका हैश होता है। ऑलराइट, अब होता क्या है कि ये इम्यूटेबल कैसे है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इस डेटा को मॉडिफाई करना चाहता है तो जैसे ही इस ब्लॉक का डेटा कोई मॉडिफाई करेगा इसका हैश एकदम से चेंज हो जाएगा। और अगर इसका हैश चेंज होता है तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक था इसके अंदर क्या होगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा। इसका हैश ABCD है तो प्रीवियस की जगह ABCD होगा यहाँ पे। तो इसका हैश जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी ने डेटा चेंज करा तो इसका हैश चेंज होगा, ठीक है। इसका हैश
जो है चेंज हो जाएगा, उसको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अब इस ब्लॉक के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि प्रीवियस हैश जो इसके अंदर स्टोर था इस वाले ब्लॉक का वो चेंज हो रहा है, तो इसका जो भी ओरिजिनल हैश था वो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये सब जगह हमें चेंज करने पड़ेंगे, और इसको चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। किसी एक ब्लॉक को अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, टाइम, आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो। अब किसी एक ब्लॉक में चेंज हो गया तो आपको अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें इनफाइनाइट कह सकते हो आप, इनफाइनाइट भी नहीं पर बल्कि 200 साल लग गए मान लो सारे ब्लॉक्स को चेंज करने में, तो इतना टाइम किसके पास है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये है इम्यूटेबल। ठीक है, 200 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी अगर आप किसी एक ब्लॉक को चेंज करना चाहते हो, तो इसलिए ये हो गया इम्यूटेबल। तो ये आपका बेसिकली ब्लॉकचेन हुआ। ठीक है, अब ब्लॉकचेन के जो है हमारे पास फीचर्स हैं, फास्टर सेटलमेंट, सिक्योर, डिसेंट्रलाइज, सेंसस, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनानिमस, इम्यूटेबल। ठीक है, ये दिखने में इतने सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे डिसेंट्रलाइज्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ कनेक्टेड है किसी तरीके से, ये चीज़ें सेम है। इम्यूटेबल और सेंसस जो है आपस में रिलेटेड है, यूनानिमस, इम्यूटेबल, सेंसस, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। सिक्योर तो हमने पीछे देख लिया क्योंकि हैश का इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है मिले जुले से फीचर्स हैं सारे। अब इनको एक एक बार देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस गिवन है हमको। तो इम्यूटेबल क्या होता है, देखो भाई आप ये जो है थ्योरी पढ़ लेना, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी थी। तो इम्यूटेबली मींस के जो हमारा ब्लॉकचेन का डेटा है वो परमानेंट हो जाता है और अनऑल्टरेबल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल में दिखाया था कि अगर आप किसी एक ब्लॉक का डेटा चेंज करने जा रहे हो तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी ब्लॉक्स के अंदर उस ब्लॉक का हैश होगा उनके अंदर भी हैश चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है बड़ा मुश्किल है ये काम करना, इसी वजह से इसको बोला जाता है इम्यूटेबल और इतना सिक्योर माना जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज देखो भाई कि क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज माने क्या, सेंट्रलाइज्ड आप यहाँ पे अगर देखो तो जैसे आपके बैंकिंग सिस्टम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड, यानी कि सारा डेटा मेजरली एक ही जगह पे स्टोर होता है। ठीक है, एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं। और या फिर आपका कोई भी एक डेटाबेस है वो सेंट्रली स्टोर्ड है वहाँ पे डेटा, तो इस डेटाबेस का एडमिन आया और उसने आके उस डेटा को चेंज कर दिया और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो डेटा चेंज हो गया, क्योंकि एक एडमिन है उसके पास इसकी अथॉरिटी है कि वो इस डेटा को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन आपने क्या करा, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट और डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि जो हमारा ब्लॉकचेन का पूरा नेटवर्क है उसके अंदर मल्टीपल नोड्स होंगी। ठीक है, और वो जितनी भी नोड्स हैं इन हर नोड्स के पास जो है सेम लेजर की मैंने बात करी थी, यानी कि बही खाते की सेम लेजर की कॉपी होगी इनके पास अपनी अपनी। अब किसी को एक जगह चेंज करना है तो वो हर जगह जाके कैसे चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है ब्लॉकचेन। ठीक है, किसी एक आदमी के पास अथॉरिटी नहीं होती किसी भी डेटा को चेंज करने की। और सिक्योर कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शन का यूज हो रहा होता है हमारा क्रिप्टोग्राफी की मदद से। ठीक है, ये रहा हैश क्रिप्टोग्राफिकली। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है या हैशिंग क्या होती है, बल्कि बस ये आप समझिए कि ये एक तरीके की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक होती है जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है, और जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके के हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, हैशिंग होता है, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। फिर है कंसेंसस। कंसेंसस इज मैकेनिज्म इज एनी मेथड यूज टू अचीव एग्रीमेंट, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी अक्रॉस अ डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क। ये अगर आप दो तरीके से देख सकते हैं कि या तो इसमें कोई एल्गोरिथम रख दिया जाए। ठीक है, ये अलग अलग ब्लॉकचेन अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है कि या तो कोई इसके अंदर आप एल्गोरिथम रख दो कि भाई ये एल्गोरिथम है, और अगर ये एल्गोरिथम जो है हमारा फॉलो हो रहा है हमारे ब्लॉकचेन के अंदर तो सब कुछ ठीक है। या फिर कंसेंसस को आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि मेजर लोग, मान लीजिए किसी को डेटा के अंदर चेंज करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं इस नोड के अंदर चेंज कर दूं, तो मोर देन 50% ऑफ नेटवर्क। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 50%, 51% जो है नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हमारे इंक्लूड हैं वो इस चीज़ की गवाही दें, वो इस चीज़ को वैलिडेट करें कि हाँ ये जो डेटा डालने जा रहा है ये बिल्कुल ठीक डाल रहा है। अगर वो वैलिडेट नहीं करता है मोर देन 50% ऑफ नेटवर्क, तो वो मेरा डेटा ऐड या रिमूव या मॉडिफाई नहीं होगा कि उस ब्लॉकचेन के अंदर से। ठीक है, और अगला है हमारे पास यूनानिमस। ऑल द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स एग्री टू द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स बिफोर दे कैन बी एडेड टू द नेटवर्क। मैंने क्या बोला था, इम्यूटेबल वगैरह और ये सब चीज़ें, कंसेंसस, यूनानिमस, ये हैं आपस में रिलेटेड। ठीक है, ये सब आपस में रिलेटेड है। इट must get majority of voting, otherwise the block cannot be added to the network, जो कि चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। फास्टर सेटलमेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं होती। मुझे आपको पैसा भेजना है, ये मैं हूँ,
ठीक है, और ये आप हो, मुझे आपको अगर पैसा भेजना है तो मैं ब्लॉकचेन या फिर बिटकॉइन जो है, जिसके ऊपर भी हम आएंगे, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इसके अलावा और भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, मैं बिटकॉइन की फॉर्म में आपको डेटा भेज सकता हूँ, ठीक है। तो कोई बीच में बैंक नहीं हुआ कि पहले अगर बैंक होता तो क्या होता, मैं अपने बैंक से पहले आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करता, ठीक है, फिर वो आपके अकाउंट में आता, इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता। बैंक अपनी फीस भी चार्ज कर लेता है, हालांकि अब तो यूपीआई लग रहा है तो ये सारी चीज़ें फ्री है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो डेबिट कार्ड के तो आपको चार्जेस देने ही देने हैं, एक्सेट्रा। या फिर ये तो आपका डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गया। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता, मान लीजिए मेरे को इंडियन रुपीस से कोई मेरा दोस्त है यूएस डॉलर में, मेरे को वहाँ पैसा भेजना है, तो यहाँ पे जो बीच में बैंक्स होते वो अपना बहुत बहुत चार्ज कर लेते। लेकिन बिटकॉइन की फॉर्म में क्या है, मैंने अपना बिटकॉइन उसे दे दिया, उसने वहाँ पे बिटकॉइन को यूज़ कर लिया, तो बिटकॉइन बहुत कम जो है यहाँ पे हमारे फीस चार्ज करता है एज कंपेयर टू बैंक्स, ठीक है। और फास्टर सेटलमेंट होता है, क्योंकि बैंक को ट्रांजैक्शन करने में कुछ टाइम भी लग सकता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें ना, तो जो इम्यूटेबल, मैंने पीछे आपसे बात करी थी इम्यूटेबल के बारे में, ये इम्यूटेबल जो है एक तरीके से डिसएडवांटेज भी आ जाती है, या लिमिटेशन भी आ जाती है, किसके अंदर, हमारे ब्लॉकचेन के अंदर। अभी आते हैं इस पे, पहले लैक ऑफ अवेयरनेस देखते हैं कि क्या है ब्लॉकचेन में। लैक ऑफ अवेयरनेस ये है कि लोगों को फ़ायदा ही नहीं पता ब्लॉकचेन का फ़ायदा क्या क्या होता है। ये भी एक लिमिटेशन है ब्लॉकचेन की, कि वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध तो है, लेकिन इतना ज़्यादा उसे लोग यूज़ करते नहीं, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप और हम लोग तो टेक्निकल लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल टैलेंट, कोई ऐसा टैलेंट कि हमारे पास स्किलफुल लोगों की कमी है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशंस को डेवलप करें, होते हैं, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ काउंट है, या फिर जो उनका आप माने हेड काउंट है, वो बहुत कम है। इम्यूटेबल देखो, अब ये देखो कि हमारे लिए नुकसान कैसे है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल हमारे लिए नुकसान ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई पेमेंट करी, अब वो पेमेंट के अंदर मैंने अमाउंट ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, ठीक है, तो मैं पीछे जाके उस ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकता, है कि नहीं। मैं उस पेमेंट को रिवाइज नहीं कर सकता। ये एक इस तरीके का, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये इम्यूटेबल होने की आपके लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज है। जो अगला है की मैनेजमेंट। देखो भाई क्या होता है की मैनेजमेंट, यानी एक आपके पास कोई भी चीज़ है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो कीज़ का, वहाँ पे आपके पास दो तरीके की होती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। पब्लिक की तो वो होता है जो आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके पास स्टोर होती है, प्राइवेट की आपके पास होती है। अब देखो की मैनेजमेंट के अंदर लोग थोड़े से अगर केयरलेस हो जाएं तो क्या हो सकता है कि पहले लोगों ने जब बिटकॉइन आया तो उनको इतनी वैल्यू बिटकॉइन की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उन्होंने कुछ बिटकॉइंस लिए। उसके बाद वो अपनी प्राइवेट की रख के भाई भूल गए, ठीक है। प्राइवेट की आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक फाइल है, वो उसको भूल गए या खो गई, उनसे डिलीट हो गई, या उन्हें पता नहीं कि उन्होंने कहाँ स्टोर करी थी। अब उस बिटकॉइन की कीमत जो है मिलियंस के अंदर है, लेकिन वो उसको जो है यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्योंकि उनके पास से प्राइवेट की खो गई है। अब वो कैसे क्लेम करेंगे कि ये जो चीज़ है या फिर ये जो डेटा है वो मेरा है। एप्लीकेशन एरिया, भाई आप हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हो बिटकॉइन को। कैसे, हेल्थ केयर में अगर हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं हेल्थ केयर के अंदर, वो यूज़ कर सकते हैं इसको अपने पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए। और पेशेंट के रिकॉर्ड को कोई चेंज भी नहीं कर सकता कि रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया या कुछ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये इम्यूटेबल होता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैंने पीछे आपको बताया था। रिकॉर्ड कीपिंग, आप किसी भी तरीके का रिकॉर्ड रख सकते हो, है कि नहीं, कि किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू है, आप उसकी जो है पब्लिक या प्राइवेट, उसको इसके अंदर स्टोर कर सकते हो रिकॉर्ड्स को, कि वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई उन्हें टैंपर नहीं कर सकता। वोटिंग में यूज़ कर सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई लोग मकान अगर खरीद रहे, बेच रहे हैं, तो रियल एस्टेट में उसके सारे ट्रांजैक्शन जो है किसी भी प्रॉपर्टी के, वो हम रिकॉर्ड कर लें कि किसने बेची, प्रीवियस ओनर कौन था, नया ओनर कौन है, प्रीवियस ओनर ने कितने में ली थी और अब कितने में बेची। ये सारी चीज़ें भाई जो है हमारे पास स्टोर हो जाएंगी कि एज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो हम पीछे जाके पूरा ट्रैक कर सकते हैं क्या इसकी कीमत रही थी, कौन ओनर था। तो यहाँ पे किसी को बेवकूफ़ बनाना ज़मीन बेचने खरीदने या प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के मामले में जो है आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पे आ जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप डिटेल में अगर चाहें तो पढ़ना इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो अगला टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरा फोकस उस पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ब्लॉकचेन मैंने आपको समझा ही दिया है। अब क्रिप्टो करेंसी देखो कि क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी है जो ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है और सिक्योर्ड है बाई क्रिप्टोग्राफी। भाई ये सारी चीज़ें हमने पीछे कहाँ देखी, ये सारी चीज़ें हमने देखी
ब्लॉकचेन में। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेड है हमारी एक करेंसी, ठीक है, कि इस करेंसी की वैल्यू कितनी थी, किसी ने किसी को दे दी, इतनी ट्रांसफ़र कर दी, ये सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी में आ जाती हैं। इसका एग्जांपल होता है बिटकॉइन है, ठीक है, और ये तो सबको पता रहता है। एक दो नाम मैंने और देखे थे जो कि मैं अभी भूल गया हूँ, तो आप इनको इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ब्लॉकचेन का फंडा समझ में आ गया तो आपको इसका भी समझ में आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले बिटकॉइन आई थी, बहुत फेमस है। सतोशी नाकामोटो करके कोई ग्रुप था या कोई बंदा था, ये आज तक किसी को क्लियर नहीं है, जिसने इसको जो है डेवलप किया था। एप्लीकेशन एरिया मेरे को जो सबसे इजी लगी वो ये है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी करेंसी का कैसे उसको एप्लीकेशन में लोगे, या तो आप उससे कुछ खरीदोगे बेचोगे, या आप उसे इन्वेस्ट करोगे, कुछ प्रॉपर्टी लोगे, कोई भी चीज़ लोगे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एप्लीकेशन एरियाज इसके हैं। बाकी थ्योरीज आप इसकी थोड़ी इंटरनेट पे रिसर्च करना ज़रूर। अब इसका देखो एडवांटेजेस क्या हैं, कि फ्रॉड प्रूफ है, क्योंकि इम्यूटेबल है, तो कोई भाई फ्रॉड नहीं कर सकता किसी के साथ, यूज़र ही इसे ओन करता है, कोई बैंक इसको ओन नहीं करता क्रिप्टो करेंसी को। ट्रांजैक्शन इजी होते हैं और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, आप कहीं भी भेज रहे हो पैसा अपना। आइडेंटिफाई थेफ्ट, कैसे आप थेफ्ट आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि भाई सब चीज़ें ब्लॉक में चल रही हैं, तो आपके पास क्या है, पीछे जाने का ऑप्शन है कि यहाँ कहाँ थेफ्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस में आ जाती हैं। ये मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी, ये सिलेबस में थी नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इट्स नेचर एंड बेनिफिट्स। इसके अंदर हमारे पास जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मेजर प्लेयर्स आ जाते हैं वो है AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM, ठीक है। अब देखो AWS क्या है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यानी कि AWS जो है उसको अमेजॉन प्रोवाइड कर रहा है। गूगल का जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है उसे कहते हैं GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है उसे बोला जाता है एज्योर। और IBM की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसे बोला जाता है IBM क्लाउड। ओके, तो ये है इनकी IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनकी जो सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग की, उनका नाम है ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, IBM का IBM क्लाउड है, और अमेजॉन का है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AWS। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये बार है, ये जो ग्राफ है इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड से आप क्या समझते हैं? क्लाउड से आप भाई देखो, जब बहुत पुरानी बात है, जब मैं शुरू में सुनता था कि भाई मेरा डेटा क्लाउड पे पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्लाउड का मतलब सिर्फ ये है कि हम इंटरनेट पे जाके या गूगल ड्राइव पे जाके कहीं भी, या गूगल फोटोज़ पे जाके हम वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ या कोई भी चीज़ अपलोड कर देंगे फाइल्स, और वो वहाँ पे पड़ी रहेगी। मेरे फ़ोन की या लैपटॉप की स्टोरेज फुल नहीं होगी, गूगल की स्टोरेज फुल होगी। तो मैं इतना समझता था। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक बहुत ही वास्ट चीज़ है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि देखो होता क्या था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है, ठीक है, कि मैं कोई वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं अमेजॉन की तरह कोई भी चीज़ सेल करूँगा या फ्लिपकार्ट की तरह कोई भी चीज़ सेल करूँगा, तो देखो सबसे पहली चीज़ मुझे वेबसाइट लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए होगी, कि मेरे पास एक ना वेब सर्वर होना चाहिए, ठीक है, एक मेरे पास सर्वर होना चाहिए। सर्वर होता क्या है, देखो सर्वर बेसिकली कुछ नहीं होता। सर्वर जो है आपके घर के कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह ही मशीन होती हैं, लेकिन सर्वर और आपके कंप्यूटर की मशीन, कंप्यूटर्स में ये डिफरेंस होता है कि सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी रैम होती है, इसके अंदर जो है पावरफुल CPU होता है, ठीक है, इसके अंदर जो नेटवर्किंग के कार्ड्स होते हैं, नेटवर्किंग के इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड, इंटरनेट ज़्यादा स्पीड से काम कर पाए, ठीक है। अब इस सर्वर्स को इतना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हैवी रखने की क्या ज़रूरत है कि इनमें या फिर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह मेरी कोई वेबसाइट है जिस पे लोग बहुत सारे आके प्रोडक्ट्स देखते हैं, फिर उनको परचेज़ करते हैं, पेमेंट करते हैं, और प्रोडक्ट्स की वीडियो होती है, मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं एक्सेस कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे बहुत सारा जो है इनके ऊपर लोड होता है, इसीलिए इनके ऊपर हमको हैवी कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है, क्या होता था अब तक मेजरली, कि ट्रेडिशनल क्या चलता था कि किसी कंपनी को कुछ लॉन्च करना है,
वेबसाइट लॉन्च करनी है या कोई भी अपना पोर्टल लॉन्च करना है तो सबसे पहले उसको सर्वर खरीद के लाना पड़ता था। अब सर्वर मान लो कोई बहुत सस्ता सा है, 1 लाख रुपए का सर्वर है, ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए का सर्वर है तो वो कुछ ही शायद हंड्रेड्स यूज़र्स का ही लोड ले पाए या 50 यूज़र्स का ही लोड ले पाए। लेकिन किसी को भाई बहुत बड़ा सर्वर चाहिए, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, इनके पास सिर्फ 1 या 2 सर्वर तो होते नहीं, इनके पास 100 या हज़ारों सर्वर होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास यूज़र्स भी मिलियंस में हैं। तो वो सर्वर कितने महंगे आएंगे, कितने लाखों में आएंगे, वो बहुत ज़्यादा हमारे लैक्स में जो है सर्वर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट यहाँ आता है कि आप मानो कि मेरे को कोई कंपनी स्टार्ट करनी थी और मैं जाके 3 लाख रुपए का सर्वर ले आया, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप थी या पार्टनरशिप फेल हुई और वो कंपनी अब बंद हो रही है, ठीक है, तो भाई वो 3 लाख रुपए डूब गए। क्यों? क्योंकि उसका मैंने सर्वर ले लिया था, अब कंपनी तो बंद हो गई, तो अब उस सर्वर का करना ही क्या है, ठीक है। या एक चीज़ और हो सकती है कि मैंने 3 लाख रुपए का सर्वर लिया, लेकिन मेरी कंपनी इतनी बहुत ही बढ़िया चल रही है कि इतने ज़्यादा मेरी वेबसाइट्स पे लोग आ रहे हैं कि 3 लाख रुपए वाला सर्वर उसका लोड ले ही नहीं सकता। मुझे क्या चाहिए, मुझे 12 लाख रुपए वाला सर्वर चाहिए जो इतने सारे यूजर्स का लोड ले ले। और ये 12 लाख रुपए का सर्वर मेरे पास कब आएगा? मान लो ये मेरे पास आएगा 15 दिन में मेरे ऑफिस पर डिलीवर होगा। उसके बाद मैं इसको नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा, इसको पावर सप्लाई दूंगा, इसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक है, इसको रखने की जगह बनाऊंगा, इसको कूलिंग करने की जगह बनाऊंगा, ये सारे काम मैं करूंगा, ठीक है। तो और काम सबसे बड़ी बात ये कि मुझे 12 लाख रुपए इकट्ठे देने पड़ेंगे। अब मेरे पास 12 लाख रुपए हैं कि नहीं है ये नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेडिशनल होता था हमारा कि सर्वर को खरीदो फिर उस पर डिप्लॉय करो। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या करा, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड कर देती है। यानी कि आप AWS पे जाओ, अकाउंट बनाओ, AWS, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कहीं भी जाओ, आप अपना एक अकाउंट बनाओ, आप वहाँ पे अकाउंट बनाओ और आप क्या करो, उसके बाद आप बता दो कि मुझे ऐसा सर्वर चाहिए जिसके अंदर 16 GB रैम हो और 4 CPU हो या फिर 4 प्रोसेसर हो और उसके अंदर 1000 GB की हार्ड डिस्क हो या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, ठीक है। तो आप AWS पे जाके कभी भी कह सकते हो। अब हुआ क्या कि आपके पास अच्छा खासा लोड आ रहा था, 1000 यूज़र्स का लोड आ रहा था और वो जो है आपके 16 GB वाले सर्वर पे बहुत बढ़िया चल रहा था। अब हुआ क्या, आपके पास आ गया एकदम से 5000 यूज़र्स का लोड। अब आपका ये वाला सर्वर तो बैठ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि विद इन मिनट्स और सेकेंड्स इस 16 GB के सर्वर को आप 32 GB में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप 64 GB के रैम वाले सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो किसी भी वक्त। या फिर आप क्या कर सकते हो कि मुझे फटाफट 10 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर एक और 16 GB का सर्वर दे दो और जो है इन यूज़र्स का लोड इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये चीज़ें बनना बंद हो जाएगा। मान लो आपने 1 महीने के लिए यूज़ किया था तो आपका बिल आया $250 का या फिर $25 का आया, तो भाई आप बस $25 दो और छुट्टी। आपको ना किसी को बेचना ना खरीदना। AWS आपको वर्चुअल सर्वर देता है। आप इस जैसे अपने सर्वर पे लॉगिन करते हैं वैसे इस पे लॉगिन करके अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करोगे। आपको ना कूलिंग का ध्यान देना है, करोगे। ये आपको जो है वर्चुअली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका वर्चुअली अवेलेबल। इसका मैं आपको डेमो AWS में जाके अभी दे दूंगा इसी सेशन के अंदर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ तो यहाँ पर थोड़ी जो है वो ऑडियो लॉस हो गई थी। अब हम जो है आगे अपने कंसोल में चल के देखेंगे कि हम AWS से कंसोल पे किस तरीके से EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ये हमारा EC2 इंस्टेंस का ऑप्शन है यहाँ पे AWS के कंसोल में। ये AWS का कंसोल देख रहे हैं। EC2 पे मैं क्लिक करूँगा और इंस्टेंसेस के ऑप्शन पे आऊँगा। तो AWS के वर्चुअल सर्वर को इंस्टेंसेस बोला जाता है और यहाँ पे मैं उसे
क्लिक करके आ जाऊंगा और लॉन्च इंस्टेंसेस का जो ऑप्शन टॉप राइट कॉर्नर में जा रहा है, मैं वहाँ जाके इंस्टेंस को लॉन्च करूँगा। वहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और क्या मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अपने सिस्टम की कितनी रैम चाहिए और कितना सीपीयू चाहिए, ये सारी चीज़ें। जो EC2 इंस्टेंस है उसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा कि मुझे चाहिए ये डेमो, ठीक है, डेमो फॉर यूट्यूब। ओके, और अभी मेरे से पूछ रहा है कि आप इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहते हो, अमेजॉन का लिनक्स चाहते हो, मैकओएस, यूबंटू या फिर विंडोज़। चलो मैं विंडोज़ का सर्वर ले लेता हूँ। अब ये यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ के भी बहुत सारे हैं, क्या 2019, 2022, 2016, 2016 से नीचे शायद है नहीं, 2012 भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आप कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है, इसके इंस्टेंस का नेमिंग कन्वेंशन है कि T2 माइक्रो कहता है। इसमें क्या कह रहा है, 1 GB मेमोरी होगी और 1 वर्चुअल CPU होगा, ठीक है, यानी कि एक CPU का कोर होगा। अब मैं नीचे आ जाता हूँ तो देखो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 16 GB का भी ऑप्शन है, 4 CPU जिसमें होंगे, और नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास भाई ये ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, 30 GB मेमोरी, 60 GB मेमोरी और 36 वर्चुअल CPU, और ये आप बहुत ही नीचे तक जाते जाओगे आपको दिखते जाएंगे 192 GB मेमोरी, ठीक है, 192 GB मेमोरी है इसके अंदर, 96 वर्चुअल CPU है। वो आपके जो है ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। लेकिन उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे प्राइसिंग भी है, इसकी $4 की प्राइसिंग है अगर आप इसको लॉन्च कर देते हो तो, है ना। और नीचे इसको एक्सप्लोर करके ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 256 GB मेमोरी का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और ये हैं इनके बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं। किसी के अंदर मेमोरी बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज्ड होती है, किसी के अंदर 382, ये आगे 384 GB मेमोरी, किसी के अंदर CPU बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होता है। हर किसी का अपना अपना बेनिफिट है, वो यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी टेक्निकलिटीज़ में हमें नहीं जाना, बस मैं आपको दिखा रहा था। और ये कोई भी सर्वर मैं यहाँ पर बैठ के लॉन्च कर सकता हूँ 384 GB मेमोरी का अगर मुझे चाहिए, और मैं जैसे ही लॉन्च पर क्लिक करूँगा ये सर्वर मेरे को रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना महंगा बिल आए, तो मैं आपको लॉन्च करके दिखाता हूँ कोई नॉर्मल सा सर्वर। मान लीजिए जैसे ये है 64, ये है 4 GB वाला सर्वर, T2 मीडियम इसका नाम है, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है कि पर आवर इसकी ये प्राइसिंग है। एक की पेयर होता है, की पेयर जिसकी मदद से मैं इसमें लॉग इन करूँगा, और अब मैं इसको जाके कर देता हूँ यहाँ पे लॉन्च। अब ये जैसे ही मैं इसको लॉन्च करूँगा तो ये लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। इंस्टेंसेस में आ जाता हूँ अब मैं यहाँ पे, तो अब आप यहाँ देख रहे होगे कि ये पेंडिंग है, पेंडिंग स्टेट में है। पेंडिंग स्टेट के बाद ये जाएगा स्टार्टेड स्टेट में और अवेलेबल टू यूज़ हो जाएगा। अब इस तरीके से आप मानो आप कितने भी GB का सर्वर लॉन्च कर सकते हो, और सबका लॉन्च टाइम लगभग सिमिलर होता है, 1-2 मिनट में, 3-4 मिनट में आपके लिए यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई सर्वर चाहिए होता, पहले आप उसे घर में ला के रखते, है कि नहीं, आपका या फिर आप अपने डेटा सेंटर में, ऑफिस में ला के रखते, उसको बिजली का कनेक्शन देते, उसके लिए कूलिंग का इंतज़ाम करते, रैक्स बनाते, है कि नहीं, और नेटवर्किंग के आपको इंजीनियर चाहिए रहते कि भाई वो उनके तारों का कनेक्शन सही से कर सकें, आप इंटरनेट उस पर अपना प्रोवाइड करते, बिजली का बिल आप देते, ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अब मान लो उसकी रैम ख़राब हो जाती या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। अब ये देखो यहाँ पर रनिंग स्टेट में आ गया है, और 1-2 मिनट के बाद हम इसके अंदर लॉगिन करने के भी कैपेबल हो जाएंगे। यहाँ से हम इसका पासवर्ड जो है फैच कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है एटलीस्ट 4 मिनट्स के बाद मुझे यहाँ से पासवर्ड मिलेगा इसके अंदर लॉगिन करने का, पर 4 मिनट से पहले ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमारे बेनिफिट हैं। क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटर का बेनिफिट, अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने नोट्स बनाना खुद ही, कि हमारे पास पे एज यू गो प्राइसिंग है, कि जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे ही हम पे करेंगे, पे एज यू गो प्राइसिंग हमारे पास हो गई। और हमारे पास हमको कूलिंग का ध्यान नहीं रखना, अगर कोई फॉल्ट होता है किसी भी हार्डवेयर में तो उसका सारा जिम्मा होता है AWS का, वो उसे रिप्लेस करके देगा, खुद ही खुद रिप्लेस करेगा, उन सब की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना AWS का काम है, और जो सिक्योरिटी है, डेटा जो हमारा डेटा स्टोर्ड है वहाँ पे उसकी ड्राइव्स के अंदर, उसकी जिम्मेदारी भी AWS की होती है, ठीक है। अब हम इसमें कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये रही मेरी की पेयर, ये की पेयर है। एक की जो है ये मेरा पासवर्ड आ गया, उसको डिक्रिप्ट करके मेरे पास प्राइवेट की मेरे पास डाउनलोड हो जाती है, और पब्लिक की जो है अमेज़ॉन अपने पास रखता है। अब ये मैं यहाँ से RDP कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस सर्वर के अंदर कनेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ से पासवर्ड अपना कॉपी कर लिया है। अब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैं सीधा उस सर्वर के अंदर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब उस सर्वर के अंदर पहुँचने के बाद क्या है, मैंने उसमें जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो मैं उसके ऊपर अपनी कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये अब मैं अपने वर्चुअल सर्वर में आ गया, ऊपर इसका एड्रेस भी आप देख सकते हो।
है कि नहीं। अब ये लॉगिन होगा, सेटअप होगा, और इसी तरीके से मुझे कोई भी सर्वर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से मेरे पास जो है सर्वर जो है वर्चुअली मुझे डिलीवर हो गया है, और मैं जितनी देर उसे यूज़ करूँगा उतनी देर का पैसा देना है, फिर मैं इसको टर्मिनेट कर दूँगा, और वो मैं आपको टर्मिनेट करके दिखाता भी हूँ अभी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आ गया EC2, और यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी स्क्रीन पे यहाँ शो हो जाएंगी कि इसके अंदर कितनी रैम है या क्या इसका IP एड्रेस है, ये सब। ऑलराइट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके कि हमने 4 GB रैम वाला एक सर्वर जो है वो लॉन्च किया था। ये यहाँ पे आ रहा है 4 GB रैम, और इसके अंदर ये वाला जो है प्रोसेसर है। इसका मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है कि हमारे पास 2 कोर्स होंगे इस प्रोसेसर के। यहाँ पे आ भी रहा है 2 वर्चुअल प्रोसेसर्स, यानी कि हमारे पास 2 कोर्स हैं। ऑलराइट, और ये रहा मेरा IP एड्रेस वगैरह, ये इंस्टेंस का टाइप है, ये अवेलेबिलिटी जोन है। ये अगर मैंने AWS के लेक्चर भी कुछ बेसिक्स कवर किए हैं इस पे चैनल पे, सबसे पहले आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको AWS में इंटरेस्ट है तो ये था हमारा सारा क्लाउड कंप्यूटिंग। और अब मैं आपको ये टर्मिनेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम इसे करेंगे लॉग ऑफ। हम यहाँ से लॉग ऑफ हुए, और अब मैं अपने पुराने वाले सिस्टम पे आ गया हूँ जो मेरा ओरिजिनल सिस्टम है। इंस्टेंसेस पे जाके मैंने इस पे राइट क्लिक किया, और मैं यहाँ से इसे कर दूंगा टर्मिनेट। ये यहाँ से शटिंग डाउन हो रहा है, और जितनी भी देर मैंने इसे यूज़ किया उतनी देर का, सिर्फ मुझे उतनी देर का पैसा देना है। ये हमारा इतना इजी है यहाँ पे सर्वर्स लेना और देना। इसके अलावा हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत सारी सर्विस होती हैं, डेटाबेस, स्टोरेज, और क्या कहते हैं कंप्यूट हो गया, नेटवर्क हो गया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी सर्विस होती हैं। बस मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, और फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अदर जो है प्लेयर्स। अब यहाँ आप देख रहे हो कि AWS का मार्केट शेयर है 34%, Azure का 21% और गूगल क्लाउड का 11%। इनकी सबकी सर्विसेज जो हैं सिमिलर हैं। आप क्या कहते हैं कहीं भी इसको जाके पढ़ सकते हैं, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सर्विस, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सबकी एक एक सर्विस एक्सप्लेन करूँगा। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है और इतना इनफ होना चाहिए। आप थ्योरी इंटरनेट पर रिसर्च करिए, पढ़िए, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।